नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन में आइसोमेरिज्म देख रहे थे और कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश की थी आपने। शायद मैंने क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा यौगिक चलावयवता दर्शाता है, टोटोमेरिज्म कौन सा दर्शाता है और कौन सा नहीं दर्शाता है। जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज्म दर्शाएगा और जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो टोटोमेरिज्म नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये देखिएगा, ये कार्बोनिल कार्बन इंस्टीट्यूट अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पर आपको क्या प्रेजेंट मिलेगा? अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। ध्यान रखिएगा इसकी शर्त क्या थी? अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो यौगिक आपका टोटोमेरिज्म दर्शाता। ठीक है, इस वाले की बात करेंगे। इस कार्बन से इधर ये जुड़ा हुआ है। यहां देखोगे, नोटिस करोगे, देखिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको? इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4। यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर नोट करोगे आप तो यहां आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। इस अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो टोटोमेरिज्म देगा, ये बिल्कुल देगा, ये देगा और ये देगा। चलो इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं। यहां प्रेजेंट है आपका CH2 और यहां आपका प्रेजेंट है CH2। इस कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कार्बन जो जुड़ी हुई है ये अल्फा कार्बन है, मतलब ये कार्बन कौन सी? अल्फा कार्बन। इधर भी कार्बन कौन सी? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब बीटा हाइड्रोजन है। ये अगला तो बीटा कार्बन होगा, इधर बीटा कार्बन होगा। अपने को देखना है अल्फा कार्बन देखना है। अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, टोटोमेरिज्म देता है। इस कंपाउंड की बात करते हैं, बेंजोफिनोन है ये। चलो इससे अल्फा कार्बन ये और इससे अल्फा कार्बन ये। अब देखो इसको देखोगे तो यहां पर केवल कार्बन ही प्रेजेंट है, किसी प्रकार की अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपको टोटोमेरिज्म में नहीं देने वाला है। इसको देखोगे आप, इस कार्बोनिल कार्बन को, इस कार्बोनिल कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन है, इस कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कार्बन पे क्या है? आपकी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये यहां से भी टोटोमेरिज्म दे सकता है और इस कार्बन पर भी क्या दे सकता है? ये टोटोमेरिज्म दे सकता। क्लियर है? इस वाले की बात करते हैं। इसके कारण टोटोमेरिज्म नहीं देगा कि कार्बन है, बाकी की वैलेंसी देखो, इधर एल्काइल ग्रुप द्वारा हो रही है, इधर एराइल ग्रुप द्वारा हो रही है। ठीक है, ये 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए इधर। अब देखिएगा 3 एल्काइल ग्रुप यहां जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पे, इसका मतलब 1 2 3 और 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है आपको अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है। इस पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये देगा टोटोमेरिज्म। क्लियर है? ये देगा और ये देगा और ये नहीं देता। बता दोगे? एकदम इजी काम है। चलो आगे की बात करें। आइए देखो, आइसोमेरिज्म में एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी होते हैं आपस में आपके एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड तथा कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह समावयवता भी दर्शाते हैं। शायद आपको पता होगा, अपन ने आइसोमेरिज्म में देखा है। तो एक नोट लगा के लिखिए। उस नोट में अपने को ये पॉइंट निकला है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। आप यहां लिख दोगे आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। अब देखो अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं इनके। देखिएगा, एक मेरे पास में है CH3 CH2 CH। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? देखिएगा, C 1 2 3 3 H 3 2 5 1 6 H6O। ठीक है, चलिएगा CH3 CH2 CHO बन गया आपका, बन गया।
इसके अलावा यदि आप बनाना चाहो तो ये हो सकता है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया C3 1 2 3 H6। क्लियर है? ये आपस में क्या हो गए, क्रियात्मक समूह होगी। ये तो आपका एल्डिहाइड है और ये आपका क्या है, कीटोन है। ये कीटोन है, इसका मतलब इसको आप कहते हो प्रोपेनटोन या प्रोपेनोन कहोगे, प्रोप या टून प्रोपेनोन कहोगे, या क्या बोल दोगे, प्रोप टून बोल दोगे। 2 नंबर पे आ रहा है आपका। और इसकी बात करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, इसको आप क्या कहोगे, प्रोपेनेल बोल दोगे, प्रोपेनेल कह दोगे। ठीक है, चलो और बात करें। एक ये जैसे CH3 CH2 CH2 CHO, इसकी यदि बात करोगे आप तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दर्शाता है। तो इसका कीटोन बना दोगे आप CH3 CO CH2 CH बन गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लोगे 1 2 3 4 कार्बन, आपसे पूछा जा सकता है, और 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन है, और फिर क्या है, ऑक्सीजन। देखो सजाते श्रेणी में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही। क्लियर है? यहां तक चलिएगा। एल्डिहाइड हो गया आपका, और ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे पास में C5H10O, इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर है, चाहे वो मेटामर्स हो, क्लियर है, चाहे वो आपकी कीटो इनोल दर्शाए, चाहे वो आपको फंक्शनल ग्रुप दर्शाए, इनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बनानी है। इसके ड्रा करने हैं आपको, ड्रा ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, जितने आइसोमर्स इनके पॉसिबल है वो आपको क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन है। यहां तक नोट किया, आगे की बात करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, जो कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल समूह होता है उसकी पोलर नेचर देखते हैं, उसकी ध्रुवीय प्रकृति के बारे में, कि उसकी ध्रुवीय प्रकृति किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो आप हेडिंग लगाइए, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति, पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति, पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हेडिंग लगाओ, पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मीन्स ये हो गया कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति। देखिएगा, मैंने बताया था कि कार्बोनिल समूह है आपका ये होता है। क्लियर है? चलिए, कार्बन की बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिएगा 2s2 2px1 2py1 और 2pz लिखा जा सकता है, नो डाउट। ऑक्सीजन की आप बात करते हो तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ये लिखा जा सकता है। चलो यहां आप लिख सकते हो 2s2 2px 2py और आपका 2pz। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, हुंड का नियम लगाओगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को पहले भरोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का आपको क्या करना पड़ेगा, युग्मन करना पड़ेगा। यहां क्या लगाओगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक और फिर आपका एक, यानी कि आपका पी कक्षा खाली है यहां पर। यह चीज आपने नोटिस की है, ये कार्बोनिल समूह होता है आपका। अब देखिएगा, ये कार्बोनिल समूह है,
यहां पर होने वाला क्या है, ये है आपका कार्बोनिल समूह है। ठीक है, यहां पर इस कार्बन से मान लो कोई ग्रुप ऐसा मैंने जोड़ दिया है जो कि आपकी वेज पोजीशन पे लाइक कर रहा है, यानी ये आपकी बिल्कुल सामने की ओर है, ये वेज पोजीशन पे है, और एक जो है वो आपके क्या है, डैश पोजीशन पे लगा हुआ है। क्लियर है? चलो, यहां पर जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देगा उसकी बात करोगे, उससे पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो क्या देखते हो आप, ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड। यानी एक तो होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड और एक आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड होता। क्लियर? चलिए, यहां पर इसका आप देखते हो तो 120 डिग्री आता है बॉन्ड एंगल। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर भी क्या है आपका, सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है इस कार्बन का sp2 निकल के आएगा। अब आप जानते हो 120 डिग्री एंगल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होती है इसकी, त्रिकोण समतलीय आकृति होती है, त्रिकोण समतलीय आकृति होती है। चलो, तो देखिएगा कार्बन है यहां पर आपका ऑक्सीजन है ये। चलो, एक तो इसमें क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कार्बन है उसमें कौन सा कक्षक भाग लेता है, आपका पी कक्षक भाग लेता है। ये पोजीशन मैंने यहां दर्शा दी वेज वाली, और इधर आपकी क्या पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी डैश। इसका मतलब ये तो आपके सामने आ रहा है, लाई कर रहा है, यानी आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हो, और ये आपकी स्क्रीन से पीछे है डैश जो है। ठीक है, इसकी बात करते हो कार्बन का, ये विकक्षक है, ऑक्सीजन के पास में विकक्षक खाली है। ठीक है, ये थोड़ी लोब है वो छोटी बड़ी बन गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका आप। ये चलो तो लोन पे रुकिए, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसमें देखिएगा 120 डिग्री तो है, ये ऊपर नीचे त्रिव्यापन करते पार्श्व त्रिव्यापन करेंगे, और इसमें कौन सा होगा, अक्षीय त्रिव्यापन होगा। यानी कि इनमें जो त्रिव्यापन होगा कार्बन और ऑक्सीजन में, इस त्रिव्यापन के द्वारा क्या बनने वाला है, आपका सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। और यदि ये ऐसे अतिव्यापन कर रहे हैं, इस प्रकार अतिव्यापन करने से क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? तो यहां पर तो क्या बनने वाला है, आपका सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, और यहां पर यदि ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनने वाला है, आपका पाई बॉन्ड बनने वाला है। ये यहां पर जो अतिव्यापन हो रहा है इसको आप कहते हो एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हो, अक्षीय अतिव्यापन। और इसको क्या कहते हो, साइड वाइज। मींस ये क्या हो गया आपका, पार्श्वीय अतिव्यापन। अतिव्यापन आप तो जानते हो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता। सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा किसके द्वारा बनेगा, अक्षीय अतिव्यापन द्वारा, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसके द्वारा बनता है। और पाई जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हमेशा आपके पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा होती। क्लियर है? एक चीज आपको पता है, सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा संकरण में भाग लेते हैं, आपके पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं। तो एक नोट ये भी लगा लेना आप, केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं। यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते।
क्लियर है? इसमें ये बॉन्डिंग दर्शाई अपन ने, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई और इसकी बॉन्डिंग हो गई। आइए आगे देखते इस वाले कंपाउंड में, कार्बोनिल समूह में ही चल रहे हैं अपन। देखिएगा आगे, देखिएगा कार्बोनिल समूह में ही चल रहे हैं। इसकी पोलर नेचर की बात करते हैं अपन, पोलर नेचर की व्याख्या करते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे आप तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव पहले होता है आंशिक आवेश, और इस कार्बन पे क्या होता है? आंशिक धनावेश। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश होता है, और आपके कार्बन पे क्या होता है? आंशिक धनावेश होता है। क्लियर है? चलिएगा आगे देखिए, ये जो C डबल बॉन्ड O है, यहां पर होने वाला कुछ ऐसा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहते हैं। यहां आंशिक धनावेश है, आंशिक ऋणावेश है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाते हैं तो अब क्या आ जाता है? कंप्लीट चार्ज आ जाता है। इसके पास में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास में कंप्लीट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ, जिसके कारण ये एक बन गया कार्बन धनावेश और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? आपका ऋणावेश आ गया। आपको पता है पॉजिटिव स्पीशीज को हमेशा किसकी जरूरत होती है? नेगेटिव को जरूरत होती है। तो ये तो आपका बन गया है यहां पर एक नाभिक स्नेही के अंदर। इसमें कार्बन तो एक नाभिक स्नेही के अंदर होगा और ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत रहती है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। यानी ये कार्बन जो किसकी भांति व्यवहार करेगा? यहाँ पर एक नाभिक स्नेही केंद्र की भांति व्यवहार करता है। नाभिक स्नेही केंद्र, आप बोलोगे इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और ये जो ऑक्सीजन आपका होता है ये क्या हो गया? आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। इसको बोलते हो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोलते हो इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हो। यानी आने वाला नाभिक नहीं है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? आपका इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अब देखो इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है क्या? इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता का डिफरेंस है, जिसके कारण इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो रही है। ध्रुवता होने के कारण आपका जो कार्बोनिल समूह है वो कैसा यौगिक है? तो यहां वो ध्रुवीय अणु है। अब ध्रुवीय अणु तो पोलर की यदि बात करो आप इसकी तो उसकी दिशा क्या होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर दिशा होती है, जिसके कारण यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो जनरेट हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट की यदि बात करते हो आप तो डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुवीय आघूर्ण जनरेट हो गया। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया? आपका म्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। मॉलिक्यूल कैसा हो गया? आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया। पोलर मॉलिक्यूल हो गया, या इसको आप क्या बोलोगे? ध्रुवीय अणु बोलोगे। मॉलिक्यूल कैसा हो गया? आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया है। चलो अब देखिएगा यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होता है लगभग 2.3 से 2.8 डी/, होता है। ध्यान रखिएगा 2.3 से 2.8 डी/, के बीच में इसकी वैल्यू आती है। वो सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। क्लियर है? तो ये अपन ने बात की पर कार्बोनिल समूह की पोलर नेचर के बारे में, उसकी ध्रुवीय प्रकृति के बारे में चर्चा की है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे इन कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन है इनको बनाने के मेथड्स के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।